हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार राय अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इकोलॉजिकल सक्सीशन को डिटेल में देखा था। हम लोग यूनिट 3 का लेक्चर देख रहे हैं। आज का लेक्चर उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग कुछ टॉपिक को देखेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन ये जो टॉपिक हैं ये एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं, आइदर डायरेक्ट क्वेश्चंस में और या तो मैच द कॉलम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इकोटोन और साथ में और कुछ इम्पोर्टेंट। तो इकोटोन क्या है? एक एरिया है जो बाउंड्री का काम करता है या ट्रांजिशन बनता है, मतलब बीच में दो इकोसिस्टम। यदि दो इकोसिस्टम के बीच में यदि कोई बाउंड्री बनाने का काम करता है तो उसको हम लोग इकोटोन कहते हैं। ये एक नेचुरल है एंड इट कंटेन्स large variety of species of fauna and flora. Fauna and flora, plants and animals को कहते हैं, as the area is influenced by both bordering ecosystem. ये large variety of species को अपने अंतर्गत रखता है जो बॉर्डर का काम करता है दो इकोसिस्टम के बीच में। ये एक ऐसा एरिया है, ठीक है। तो उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में पूछे कि ऐसा कौन सा एरिया है जो ट्रांजिशन या बाउंड्री का काम करता है बिटवीन दो इकोसिस्टम, तो आपको इकोटोन कहना है। जैसे एग्जांपल लीजिए, मार्सलैंड एक इकोसिस्टम है, एक इकोटोन है सॉरी, जो कि ड्राई एंड वेट इकोसिस्टम के बीच में है। मैनग्रोव फॉरेस्ट एक इकोटोन है जो टेरेस्ट्रियल और मराइन इकोसिस्टम के बीच में है। ग्रासलैंड एक इकोटोन है जो डेजर्ट एंड फॉरेस्ट के बीच में आते हैं। इस्चुअरीज इकोटोन है जो कि सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बीच में आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट है एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या कहता है? यदि पॉपुलेशन में चेंज हो या कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में चेंज हो, ठीक, चेंज इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट ऑकर एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट्स। मान लीजिए कि दो हैबिटेट्स है। हैबिटेट्स मतलब जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना जीवन व्यापन करते हैं। दो हैबिटेट्स के बीच में यदि पॉपुलेशन और कम्युनिटी के बीच में कोई भी चेंजिंग दिखता है तो उसको हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं। बहुत सारे स्पेसिस, ग्रेटर नंबर ऑफ स्पेसिस उस रीजन में रहते हैं, इन दिस रीजन इकोटोन, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड द एज इफेक्ट। ये इकोटोन इसके अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए दो इकोसिस्टम के बीच में इकोटोन होते हैं। अब उस इकोटोन के अंदर यदि पॉपुलेशन में कोई चेंजिंग आए या कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग आए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एज इफेक्ट। द स्पेसिस फाउंड एयर आर कॉल्ड एज स्पेसिस। और जो स्पेसिस इस रीजन में रहते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? एज स्पेसिस कहेंगे। टर्म के आधार पे ही हम लोग को जानना है, ठीक है। तो एक हो गया इकोटोन जो दो इकोसिस्टम के बीच में होता है, और उस इकोसिस्टम के बीच में यदि पॉपुलेशन और स्ट्रक्चर में, कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में कोई चेंज हो तो उसको हम लोग एज इफेक्ट कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट है इकोलॉजिकल हैबिटेट। एक ऐसा जगह, एक हैबिटेट एक प्लेस है, एक एरिया है जहाँ पे स्पेसीज अपना जीवन व्यापन करते हैं, ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ पे अपना पालन पोषण करते हैं, खाना पीना सब कुछ। तो हैबिटेट जो होता है वो बहुत ही अच्छा कंडीशन होता है किसके लिए? कोई भी स्पेसिस के लिए। बेस्ट suited condition for species and provide ideal condition for species to grow, adapt, reproduce and flourish. और हैबिटेट में इतना सुख सुविधा उन लोग को मिलता है, हर वो सुख सुविधा मिलता है जिसके कारण स्पेसिस ग्रो कर सके, वहाँ के जीवन को अडेप्ट कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके और फ्लोरिश, आगे बढ़ने में उसे वो जगह मदद करती है। इट इज़ द एनर्जी और न्यूट्रिएंट प्रोवाइडिंग एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। उस एरिया में उसका इतना अच्छा जीवन चल रहा होता है जिसके कारण उसे उस एरिया में एनर्जी भी प्रोवाइड होती है, जिसके कारण वो अपने बॉडी में न्यूट्रिशन को लाता है और साथ में अपने बॉडी को ग्रो करता है।
जैसे डेजर्ट हो गया, पॉन्ड्स हो गया, फ्रेश वाटर लेक्स हो गए, ओशियंस हो गए, माउंटेन हो गए, ग्रासलैंड हो गए, फॉरेस्ट एटसेट्रा। ये सभी जो है एक प्रकार का हैबिटेट है। अब मान लीजिए डेजर्ट्स जो है वो बहुत सारे कैमल्स को रखता है, कुछ स्नेक्स को भी रखते हैं, ठीक है, लिजार्ड भी वहाँ पे रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। पॉन्ड्स में फ्रेश मछलियाँ रहती हैं, फ्रेश वाटर लेक्स में भी छोटे छोटे मछलियाँ रहते हैं, ओशियंस में बहुत बड़े बड़े वेल, शार्क, वैराइटीज़ ऑफ फिशेस रहती हैं, माउंटेन में भी डियर पाए जाते हैं, ईगल्स पाए जाते हैं, और ग्रासलैंड में तो छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, साथ में फॉरेस्ट में वाइल्ड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो सबके रहने का अपना अपना एक हैबिटेट होता है जहाँ पे उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सके और जीवन यापन वो आराम से कर सके। तो हम लोगों ने इकोटोन देखा, एज इफेक्ट देखा, उसके बाद इकोलॉजिकल हैबिटेट देखे, और लास्ट हम लोग देखेंगे नीश। नीश क्या है? जो सबसे पहले हम जानते हैं कि नीश टर्म किसने दिया था, तो जोसेफ ग्रीनल ने इसे नीश टर्म दिया था। ये होम को ही कहते हैं, ठीक है। ही डिस्क्राइब्स ए नीश एज द डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट स्पेसिफिक टू ईच स्पेसिस। हर स्पेसिस का अपना अपना नीश होता है। अब जैसे खरगोश वो बिल में ही रहेगा, शेर गुफा में रहेगा, हर चीज़ चाहे बिल हो या गुफा, डेन या होल, ठीक, ये हर जगह फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट में ये हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन अब शेर बिल में जाके तो छुपेगा नहीं, गुफा में ही जाके छुपेगा, तो उसी को नीश कहते हैं, ठीक है। ही एम्फेसाइज दैट नो टू स्पेसीज लिविंग इन द सेम टेरिटरी, मतलब कोई भी दो स्पेसीज एक टेरिटरी में नहीं रहेगा, कैन ऑक्यूपाई द सेम इकोलॉजिकल नीसेज फॉर लॉन्ग, और ना ही वो सेम इकोलॉजिकल नीश में रहेगा बहुत दिनों तक, ऐसा कभी नहीं होता, उन्हें अलग अलग जगह पे रहना है। तो नीश एक होम को ही कह रहे हैं। नीश डिस्क्राइब हाउ स्पेसिस कंट्रीब्यूट टू द सिस्टम एनर्जी फ्लो एंड हाउ इट गेन एनर्जी एंड सप्लाई इट फर्दर इन एन इकोसिस्टम। नीश हमें ये सिखाती है कि कैसे कोई भी स्पेसिस इस इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो में अपना योगदान देता है, कैसे वो एनर्जी गेन करता है, और कैसे वो एनर्जी गेन करके अपने ऊपर वाले फॉर्म में एनर्जी पहुंचाता है या अपने नीचे वाले फॉर्म में एनर्जी पहुंचाता है, ठीक। तो ये एक ट्रांसिशन लिंक का काम करते हैं, ठीक है, ये लिंक का काम करते हैं नीश। यहाँ पे अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग स्पेसिस पाए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने नीश को डिटेल में देखा, इकोलॉजिकल हैबिटेट्स को डिटेल में देखा, एज इफेक्ट को डिटेल में देखा, और साथ ही इकोटोन को डिटेल में देखा। ये सभी लेक्चर्स आपको शॉर्ट नोट्स में इन्वायरमेंटल साइंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जो भी मैं लेक्चर लेके आ रहा हूं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, मैं सिलेबस से बाहर नहीं जा रहा, और कंटिन्यू सिलेबस के साथ ही मैं आप लोग को वीडियो डालते रहूँगा। ये आपके किसी भी एकेडमिक एग्ज़ाम में ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, यदि आप इन्वायरमेंटल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूजीसी नेट के लिए तो हेल्पफुल है ही, और यदि पीएचडी इंट्रांस के लिए आप इन्वायरमेंटल साइंस का तैयारी कर रहे हैं किसी सेट एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पे भी ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें, लाइक करें, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको अरस्तु विज्ञान पे जो भी लेक्चर दिए जाते हैं वो कैसे लगते हैं, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी लेक्चर्स आप लोग के बीच लेके आऊँगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।